द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सप्रीम जय भीम। साथियों, आप सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर, इसके चुनाव 2023 से 2028 के कालावधि के लिए आने वाले 12 मार्च को आयोजित है। इस चुनाव में मुख्यतः 2 पैनल इस चुनाव मैदान में हैं। हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जितना भी लिखान किया है, उस पूरे लिखान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने समाज के दबे कुचले, वंचित, पीड़ित, शोषित, मजदूर, किसान, कामगार, सर्वहारा वर्ग के आर्थिक उत्थान को लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा है। और उसी को आधार बनाकर अनेक वर्ष पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से इस बैंक का उगम नागपुर शहर में हुआ और जिसकी प्रसिद्धि आज पूरे महाराष्ट्र में है। उस चुनाव के प्रचार प्रसार में हमारे बीच में एडवोकेट मिलिंद वासुदेव राव जी गानार ये उपस्थित है। उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप अपने पैनल के माध्यम से इस बैंक को किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं रिपब्लिकन विजन के चैनल को, दर्शकों को और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सारे अनुयायियों को मैं अभिवादन करता हूं। और आज बौद्धप्रिय वाको गानार साहब की, जो इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक अध्यक्ष हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज 24वीं पुण्यतिथि है आज उनकी। इस अवसर पर मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी सभासद, खातेधारक और जो वेल विशर्स है बैंक के, मैं उनको बैंक के बारे में कुछ बातें उनके सामने रखना चाहता हूं, जो मैंने इन 2015 से लेकर 2023 तक जो भी काम किया हूं। मैं 1999 से लेकर आज तक मैं संचालक हूँ इस बैंक में, और 2015 में हमने बैंक के सभी सभासदों ने मिलकर इस बैंक में सत्ता सौंपी थी। यहाँ का कार्य करने का हमें दायित्व सौंपा था। उसमें हमने ये वादा किया था कि इस बैंक को हम वो ऊंचाई देंगे जो पिछली जो पैनल थी, पिछली जो अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में कभी नहीं हो पाया। उन्होंने 17 साल राज किया। 17 साल में उन्होंने सिर्फ 15 करोड़ तक बैंक ऊपर लेकर आए, जबकि हमने बैंक 7 साल में 33 करोड़ हमने ऊपर बैंक लेकर आए। जब हमें बैंक हाथ में मिली तो हमारे हाथ में सिर्फ 27 करोड़ दिए गए थे। आज हमारे बैंक में हम तकरीबन 58 करोड़ से लेकर 60 करोड़ के बीच में आज हमारे डिपॉजिट्स हैं। हमारे बैंक की आज फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तकरीबन 24 करोड़ के करीब है, जिसके वजह से हम आज लोगों को ब्याज से, हम उनके डिपॉजिट पर ब्याज दे सकते हैं। हमारे एडवांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये कि हमने पिछले जो रेजिम थी, उन्होंने जो एनपीए बढ़ाकर रखे थे बैंक का, वो तकरीबन 38 से 40% था, जो हमने रिकवर किए। और आज एनपीए की जो स्थिति है वो सिर्फ 16% है, 15 से 16%। हमने 11 करोड़ में से करीबन 6 से 7 करोड़ तक हमने रिकवर किए, जो खातों में से कभी पैसा वापस आना ही नहीं था, हमने वो रिकवर किए। ऐसे ऐसे खाते थे जो हमें धमकी देते थे कि हम तो यहाँ से है, हम तो वहाँ से है। हमने भी उनको बोला, भैया हम नागपुर से है, हमारे पैसे तो कोई बचा हजम नहीं कर सकता। तो हम तो किसी की भी हलक में हाथ डाल के पैसे निकाले थे, क्योंकि ये आम्बेडकर अनुयायियों का पैसा है जिसे कोई लूट नहीं सकता। तो हमने ऐसे ऐसे अकाउंट में से पैसा हमने वसूल किए, वो खाते बंद किए, एनपीए कम किए। पिछले रिजीम में तकरीबन 44 ऐसे मुद्दे थे जिस पर आरबीआई को ऑब्जेक्शन था। उन्होंने बैंक को लेटर लिखकर वो ऑब्जेक्शंस अपनी बताई थी, और उसके बाद हमने हर वो जो पॉइंट था हमने उनसे सलाह मशवरा करके आरबीआई के नियम के अनुसार
पूरी कार्रवाई करके वो पॉइंट्स हमने उनको बताए कि ये इस तरह से कार्रवाई होती है और ये इस तरह से हमने वो पूरे पॉइंट्स हमने क्लियर कराए। आज मैं बड़े गर्व के साथ ये बता सकता हूँ, आज आरबीआई के पास हमारे खिलाफ में कोई भी ऐसा लूप होल नहीं है। मेरे कुछ सहकारी जो थे, सीनियर लोग जो थे, TN कोटांगड़े गुरुजी, भैया साहब शिलारे, इन लोगों ने लोगों से वादा किया था कि भाई हम बैंक को 100 करोड़ तक ले जाएंगे, लेकिन नियति ऐसी थी कि वो हमारे बीच से आज चले गए। लेकिन उनके जो वादे थे वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने वो कर भी लिए रहते, लेकिन 2 साल कोरोना के भी गए, 1 साल तकरीबन डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का गया, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे आए, वरना आज 90 करोड़ के करीब हम गए होते। ये मेरा इतना विश्वास है। मैं अम्बेडकरी जनता और बैंक के सभी सभासदों का, डिपॉजिटर्स का मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमें पूरी मदद करेंगे। इम्पोर्टेंट बात एक ये है, आज चुनाव के वक्त में जो मेरे पुराने साथी थे, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, जिन्होंने पिछले पैनल के सारी जो गलत काम थे उसका पुरजोर विरोध किए थे, आज उनमें से कुछ लोग, मेरे पास से कुछ लोग फूटकर आज उनके साथ जाकर बैठे। मुझे बड़ी हैरानी है, क्या उनके बीच में डील हुई है क्या नहीं हुई, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता और मैं वो डील के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अम्बेडकर बैंक के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी सभासदों से, सभी सम्माननीय मतदाताओं से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। दुनिया जब भी किसी ने जीता है, वो युवा कंधे थे जिन्होंने अपने कंधों पर दुनिया का बोझ उठाया। मैं ये नहीं कहता कि पुराने जो लोग हैं, सीनियर जो लोग हैं, उनको हटा दें, लेकिन उनसे सलाह मशवरा करने के लिए उन्हें कभी भी अवेलेबल किया जा सकता है। उन्होंने युवा पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन करना, युवा पीढ़ी को बैंक चलाने देना, युवा पीढ़ी के नए आइडियाज़ को बैंक में कार्यान्वित करना, ये उनका काम होना चाहिए। आज सीनियर लोग जो बैंक में लड़ रहे हैं, 85 साल के ऊपर हो गए हैं, जिनको अभी बहुत सारी व्याधियाँ हो गई हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, बावजूद उसके वो इसी तरह से अगर वो काम करते रहे तो बैंक का पतन ये अवश्यंभावी है, जो हमें नहीं होने देना। मैंने पिछले रिजीम के जो कारगुजारियाँ थी, 17 से 20 लाख के बीच में उन्होंने बोगस केसेस की थी, जिसकी इंक्वायरी मैंने खुद किया था। जो बोर्ड में वो मुद्दा रखकर मैंने इंक्वायरी कमेटी बिठवाया था, वो इंक्वायरी कमेटी में ये भी सिद्ध हो गया कि इन लोगों ने बोगस काम किए हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आज मेरे पास है। आपको चाहे तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, लेकिन वो बैंक की एक मर्यादा की वजह से मैं किसी के सामने नहीं बोलना चाहता। लेकिन जिस तरह से वो मेरे पे आरोप करते हैं, आज मैं सभी विरोधी पक्ष जो पैनल के लोग हैं, मैं उनसे एक चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आकर मेरे से डिबेट करें, मेरे पे क्या आरोप है ये लगाए, और मैं आपके ऊपर क्या आरोप है मैं वो आपको सिद्ध करके देता हूँ। हमारे अध्यक्षों को भी मैंने यही बोला था, वानकर साहब हमारे अध्यक्ष थे, मैं उनको भी यही बोला था कि सर कुछ गलतियाँ आपसे हो रही है, वो रोको। वानकर सर ने वो रोकने की कोशिश नहीं की है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मेरे लिए पिता तुल्य है वो, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन बैंक का हित सर्वोपरि है। मेरे लिए बैंक ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक जिसको मैं अपनी माँ समझता हूँ, बैंक अगर जिंदा रहेंगी तो 10 डायरेक्टर यहाँ पर आएंगे। बैंक जिंदा है तो मेरी माँ जिंदा है, माँ अगर जिंदा है तो मुझे 10 भाई बहन मिलेंगे। हमारी संस्था वैसे ही जिंदा नहीं रहती, ये संस्था को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर बोगस केसेस अगर वानकर साहब भी अगर करते तो मैंने उसका भी विरोध किया। शायद हो सकता है इसी विरोध के चलते वो लोग जाकर विरोधी पार्टी के साथ जाकर बैठ गए। मैं तो वानकर साहब को अपने नेता मानता था, मैं वो इंसान हूँ जिन्होंने उनका नाम प्रपोज किया था। मैंने उनको अध्यक्ष बनाने में पूरी मदद की थी। उसके बावजूद भी अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं हम ये पैनल छोड़ के जाते हैं, आप अपने पैनल को छोड़कर किसी और का आधिपत्य कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप तो पिता तुल्य हो, आप फादर फिगर हो, आप ये पैनल में रहकर आप बोल सकते थे मिलिंद चुप बैठ, आप मुझसे बोल सकते थे। आप सीधे उठकर गए, उनके घर में जाकर बैठ गए, ये गलत बात है। लेकिन बैंक का हित सर्वोपरि है।
बैंक जिंदा रहना चाहिए। बैंक में आज भी बहुत सारा डेवलपमेंट का स्कोप है। हमने बैंक नई इमारत जो बनाए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप उसको ज़रूर बताइए। जिस समय बैंक पुरानी बिल्डिंग में थी, किराए की बिल्डिंग में थी, हम किराया भरते थे, किसी वजह से उसके कोर्ट केसेस हुए और कोर्ट में बैंक वो केस हार गई, बैंक कोर्ट में केस हार गई। वहाँ से डिग्री लेकर कोर्ट के लोग आए, जिनको बड़े इज्जत से फिर समझा बुझा कर हमने भेजे कि भाई ठीक है, हम कुछ दिन में खाली करते हैं। लेकिन पिछले रिजीम का ये एक बहुत गंदा षड्यंत्र था, बोलो तो भी चलेगा, कि बैंक के 2 फ्लोर बना लेना बिल्डर के साथ और बाकी 3 फ्लोर बेच देना। उसका मैंने पुरजोर विरोध किया और वहाँ पर मैंने DDR को भी लेटर दिया कि चाहे जो हो जाए, मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम के साथ किसी और का नाम नहीं बांट सकता। आज किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में अपना नाम जोड़ सके। तो मैं ये बोला था कि बाबा साहब आम्बेडकर के नाम की बैंक जो होगी वो अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही होगी, दूसरा कोई नहीं। ये रेजिम में मैंने जैसा ये बिल्डिंग बनाने का काम हाथ में लिया, मुझे 1.5 साल तक 18 महीने मुझे उसकी राह देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये समता पैनल के लोगों ने ही DDR की तरफ एक पिटिशन दाखिल किए थे कि इनको बिल्डिंग बनाने नहीं दिया जाए। DDR ने हमारी हियरिंग लिया। DDR को हमने सिर्फ 2 सवाल पूछे, DDR साहब हमारे पास हमारे अकाउंट में, हमारे बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड अवेलेबल है। आज हमारी परिस्थिति ये है कि बेलीफ हमारे दरवाजे पे खड़ा है, किसी भी वक्त हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक सकता है। तो वो सामान हमने बाहर लेकर कहाँ जाना चाहिए ये बताइए। तो हमारे पास अगर फंड है तो हम बिल्डिंग बना नहीं सकते क्या? तो DDR का कहना था कि भाई अगर आपके पास पैसा है, बैलेंस शीट में है, तो आप ज़रूर बनाइए, आपको कौन रोक सकता है। DDR का तो वो कार्यकक्षा ही नहीं है कि जो आपको मैंने ऑर्डर दे के लोग मत बनाइए करके। तो उन्होंने उनकी वो पिटिशन खारिज कर दी। 10 के 10 मेंबर आए थे, समता पैनल के 10 के 10 मेंबर, वो वहाँ पर आकर बैठे थे DDR के चैम्बर में। मैंने अपने बैंक के जो अभी नए CEO है मोगरे जी, उनके साथ मिलकर मैंने बहुत सारी योजनाएं अभी इम्प्लीमेंट किया। मैं अपने सामाजिक दायित्वों का भी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। दीक्षा भूमि पर आने वाले जो लोग होते हैं, दीक्षा भूमि पर दशहरे के वक्त में, विजयदशमी के दिन जो लोग आते हैं, हम उनके लिए भी वहाँ पर भोजन दान की व्यवस्था करते हैं। हम 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती जो होती है, हम उस समय भी लोगों के लिए हम वहाँ पर उनको उपहार का कार्यक्रम रखते हैं। हम ये भी दायित्व से हम दूर नहीं रहे, क्योंकि वो दीक्षा भूमि के सामने खड़ी है हमारी बैंक। वहाँ आने वाला व्यक्ति वो देखता है कि नहीं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे कोई पासपोर्ट है नहीं। वह आता है हमारे पास, पूछताछ करता है और बड़े आस्था से हमारे पास अपना डिपॉजिट रखता है, हमारे पास हमारे खाते देता है। तो वो भी हमने हमेशा की है। दूसरा, हमारी बैंक दूसरे बैंकों के साथ कंपटीशन में आ जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा समझता हूँ कि बाकी बैंक अगर आगे बढ़ सकती तो हमारी बैंक क्यों नहीं? क्या हमारे में इतनी क्षमता नहीं है? ज़रूर है। क्या हमारे लोग डिपॉजिट रख नहीं सकते? ज़रूर रख सकते हैं। क्या हमारे लोगों में बिजनेस करने की कैपेसिटी नहीं है? ज़रूर है। तो ये सारी चीज़ों को हमने एनालाइज करने के बाद हमने एक कोशिश की है कि चाहे जो हो जाए, हमारे बैंक को हमने कॉर्पोरेट तरीके से बैंक चलाना चाहिए। तो हमने जो हमारी लक्ष्मी नगर की जो ब्रांच है और हेड ऑफिस है, हमने उसको पूरी तरह से कॉर्पोरेट लुक देने का हमने प्रयत्न किए हैं और हमने हमारी कोशिश में कामयाब भी रहे, जिसे लोगों ने बड़ा सराहा है। और दूसरी बात, हमारे अम्बेडकर बैंक में अभी हमने पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन किया। 100% कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है बैंक, जिसकी वजह से हमारी अभी जो चेक क्लियरिंग्स है वो भी सेंट्रलाइज कर चुके हैं हम। आने वाले दिनों में बस ये समझ लीजिए कि ये महीने 2 महीने की बात है कि हम हमारा ATM भी चालू करेंगे। हम सारे हमारे जो शेयर होल्डर्स होंगे और जो खातेदार होंगे, हम उनको हमारे ATM कार्ड भी देंगे। इस तरह से हमारे बैंक में अभी हमारे नए जो प्लान्स हैं वो भी ये है कि हम आने वाले दिनों में, हमारे पास अभी जगह है हेड ऑफिस में, हम वहाँ पर हमारा डेटा सेंटर खोलने की तैयारी है, जिसकी वजह से दूसरे बैंकों के जो डेटा होगा
तो वो हमारे डेटा सेंटर में पार्क होगा, जिसकी वजह से बैंक को एडिशनल इनकम होगी। हम वो एडिशनल इनकम बैंक के लिए जनरेट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे और हमारे एवेन्यूज़ है जहाँ से हम डेटा इनकम और या ऐसे एडिशनल इनकम हम जनरेट करें और बैंक के तरक्की में हम हाथ बाहर लगा सकें। हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम को वो ऊंचाइयाँ दिखाना जहाँ पर कभी हमने ये सोचे थे, जो हमारे जो फाउंडर लोग हैं जिन्होंने ये सोचे थे कि बाबा साहब आम्बेडकर के नाम को आर्थिक उन्नति के नाम से जोड़ा जाए। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, बड़ा घमंड है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप ये मानिए मेरे पिताजी एक जमात भी पढ़े नहीं थे, लेकिन उनको ज़मीनी हकीकत, ज़मीन पर रहने वाले लोग, आखिरी इंसान, उसकी तकलीफ़ों के बारे में बड़ा अच्छे से ध्यान था, जो शायद पढ़ लिख लेने के बाद भी शायद मुझे नहीं है। मुझे ये कहते हुए कोई इन्हें अफसोस नहीं होता या कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मैं ये कबूल करता हूँ कि उनके जैसी जो धैर्यशीलता या समझ सूचकता या ध्यान जो है ना, वो लोगों में नहीं। शामकुंवर साहब की सिर्फ एक बात को लेकर, शामकुंवर, प्रोफेसर शामकुंवर, उन्होंने मेरे पिताजी को कहा था कि पॉलिटिक्स तो बहुत करते हो, समाज को क्या दे रहे हो, समाज की आर्थिक उन्नति में कुछ हाथ लगाओगे या नहीं। बस वो एक बात पकड़कर उन्होंने शामकुंवर साहब को ये बोले कि आप मुझे प्लानिंग बताइए क्या करना है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। शामकुंवर साहब ने बोले कि आप एक बैंक क्यों नहीं खोलते। प्रोफेसर शामकुंवर की वो बात को लेकर गानर साहब ने जो चालू किए, शेयर्स कलेक्ट करना, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाले कि बैंक किस तरह स्थापन की जा सकती है, और शेयर कलेक्ट किए, और उसके बाद आज ये बैंक खड़ी है। लोगों ने तो शेयर कलेक्ट करते हैं, गानर साहब को ये बोले पैसे खाने के धंधे उठाए। मेरे पिताजी जो बहुत एग्रेसिव मूड के थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ये सुन लिए। उनका कहना था कि बोलने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे लोगों के लिए काम करना है, लोगों को कुछ देना है, समाज के प्रति मेरा जो दायित्व है मुझे पूरा करना है। और यह दायित्व आज उन्होंने पूरा किया कि आज बैंक अपनी खड़ी है। 3 ब्रांचेस है, उन्हीं के रेजिम में हुई। खास बात, उनके 89 से लेकर 99 का जो रेजिम था, उसी रेजिम में तीन ब्रांचेस हुए, लक्ष्मीनगर, इंदौरा और उसके बाद त्रिमूर्ति नगर। ये तीनों ब्रांचेस हुई। उसके बाद 17 साल तक किसी और ने राज किया है यहाँ पर, लेकिन एक ब्रांच नहीं आ सकी। माफ़ करना मुझे बोलते हुए अफसोस होता है। तो मेरी सभी मतदाताओं से, सभी सभासदों से मेरी ये विनती है कि आप आने वाली 12 तारीख को, 12 मार्च 2023 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें सहकार पैनल के हमारे 21 उम्मीदवार हैं। आप इन 21 उम्मीदवारों को आप चुनकर देंगे, और इस बैंक में आने वाले दिनों में जो एक नई ऊंचाई छुएंगे, उसमें आप सभी साक्षीदार रहेंगे। इतना मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, और पुनश्च आपसे विनती करते हुए अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद।